यहाँ पर अस्तित्व में आया और कुछ साल के बाद 1970 में हायर सेकेंडरी का पहला बैच इस स्कूल से निकला था। ठीक है, और आज खुशी की बात है कि हमारे बीच डॉक्टर जसवीर चावला जो 1970 के उस पहले बैच से यहाँ से हायर सेकेंडरी करके निकले है ना। आज विशेष दिन तो सोच लीजिए कितने वर्ष बीत गए और उनके साथ जो है वो डॉक्टर साहब के एक मित्र हैं श्री हरजिंदर जी, वो भी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। उनकी मिसेज हैं, उनकी बेटर हाफ हैं मैडम जी श्रीमती निर्मल कौर। वो चूँकि तबीयत उनकी खराब हो गई इसलिए वो आज नहीं आ पाए, नहीं तो उनके भी आने का प्रोग्राम था, है ना। तो आज आपके सामने मैं परिचय दे रहा हूँ डॉक्टर जसवीर चावला जी का। यहाँ से स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, ठीक है, और फिर सेल जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उसमें इन्होंने कई वर्षों तक काम किया, मैनेजर रहे और बाद में दूसरे बहुत सारे पोस्ट पर पदों पर इन्होंने काम किया। सर ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। विदेशों तक गए, कंसल्टेंट के रूप में काम किया और इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की है बुद्धिज्म के ऊपर, जातक कथाओं का बहुत गहरा अध्ययन किया है इन्होंने। तो आज ये हमारे लिए एक स्पेशल दिन इसलिए भी है कि हम इनके अनुभवों का भी काफ़ी लाभ उठाएंगे। आपको भी यह जानकारी मिलेगी कि अभी इस अर्ली स्टेज से जब आप आगे बढ़ेंगे अपने रियल लाइफ में तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है आपके सामने, और डॉक्टर साहब के अनुभवों का भी हम इसमें लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो अब मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर जसवीर चावला जी को कि वे यहाँ आएँ और हमारे बच्चों को का मार्गदर्शन करें, हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर प्लीज़। सुप्रभातम बच्चों, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, प्रिंसिपल साहब का, और आप सारे बच्चों को देख करके मुझे अपना बचपन सा याद आ रहा है जो मैंने यहाँ इस स्कूल में बिताया। मेरे साथी सहपाठी जिसको कहते हैं, हमारा 5 का ग्रुप था। जैसे आप लोग ग्रुप बनाते हो तब लड़के लड़कों का ग्रुप नहीं बनता था, अब आजकल बनने लगा है, ये खुशी की बात है। पहले हमारे टाइम में लड़के लड़कियों का ग्रुप नहीं बनता था, लड़कियों का ग्रुप अलग बनता था, लड़कों का अलग बनता था। तो मेरे साथ जो 5 लड़के हुआ करते थे उनमें हरजिंदर जी मेरे साथ थे, तिलक जी, हम लोग 3 बच्चे आते थे पानागढ़ बाजार से, है ना, मैं हरजिंदर और तिलक, और साथ में एक बगल में है स्थान बुद्धबुद्ध से आते थे जवाहरलाल जी और मोहनलाल, है ना। तो कल जब मेरी बात हो रही थी, अब कितना अच्छा सोचिए लगता है जब आप अपने पुराने किसी मित्र को 50 साल बाद ढूंढ निकालोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमारा सौभाग्य है कि मोहनलाल जी आ गए। आइए सर। अब ये ऐतिहासिक दिन बना कि नहीं बना? मैं भी अपने मित्रों से मिला, उनके घर पर उनकी पत्नी से मिला, और जो जवाहर जी हैं वो भी आने वाले थे, लेकिन उनके घर पर कुछ दुखांत हो गया, उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो नहीं आ पाए।
नहीं तो हम लोग फिर एक ग्रुप जो पहले वाला था वो फिर मिल जाता है यहाँ पर, और हम लोग बल्लियों उछलते हैं, है ना। तो अब ये छोटी मोटी बात भी नहीं है, 52 साल पहले की बात है ना। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 1970 में हमारा बैच निकला था, पहला बैच, और अब 2022 हो रहा है ना। तो 52 साल हो गए। 52 साल के बाद आप हम लोगों को देख रहे हैं स्ट्रक्चर, है ना। तो एक पुरानी इमारत है ना। जैसे आपकी एक पुरानी इमारत स्कूल की थी बगल में, है ना, जो कि अब हटा करके अब आप नई इमारत में आए हैं, है ना। तो उस इमारत का नाम जो पहले गैरिसन स्कूल हुआ करता था, शायद 66 से पहले की बात होगी जब वो गैरिसन स्कूल बना होगा। उसके पड़ोस में गैरिसन टॉकीज हुआ करता था, एक सिनेमा हॉल। तब ये बहुत छोटा सा यूनिट था, कुछ जो आर्मी के कुछ लोगों की सिर्फ यहाँ पोस्टिंग हुआ करती थी, है ना। अंग्रेज़ों के टाइम में ये कभी कैंटोनमेंट बनाया गया था, यानी इतना इसका उस समय अंग्रेज़ों ने भी इसको महत्व दिया था इस जगह को, है ना। इस साइड के ऑपरेशन के लिए आपको मालूम है जब हमारे यहाँ वो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तब सारे ऑपरेशन जो है वो पानागढ़ बेस से कंडक्ट हुए थे। यहाँ एरोड्रम भी है, कभी मौका मिले तो आप लोग देखिएगा, वो बड़ा पुराना एरोड्रम है। आर्मी उस समय अंग्रेज़ों के टाइम में भी उसका इस्तेमाल हुआ था, कभी सेकेंड वर्ल्ड वार में भी, है ना, ऐसा बताते हैं। तो खैर अब मैं उन बातों को उसकी भूमिका बना करके अब मैं लौट आता हूँ अपने स्कूल पर। जब हम लोगों ने एडमिशन लिया, है ना, तो हम लोग सिविलियन थे, जाहिर है ना। तो आर्मी के लिए स्कूल था, और मोहन जी का एडमिशन भी हम लोगों को एडमिशन स्पेशल डॉक्टर SK राय ने परमिशन दे के दिया कि ठीक है सिविलियंस भी यहाँ पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए कितना अच्छा हमारे लिए सौभाग्य हुआ कि यहाँ पर साइंस स्ट्रीम था, जो कि हमारे पानागढ़ बाज़ार में नहीं था। तो जो पानागढ़ बाज़ार के शिक्षक थे हमारे, वो कहने लगे कि जसबीर का दिमाग तो बहुत साइंस वाला दिमाग है, इसको आर्ट्स में ठीक नहीं रहेगा, इसके लिए लाइन ठीक रहेगी साइंस की। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि इस स्कूल में आप गैरिसन स्कूल में या सेंट्रल स्कूल में आप एडमिशन लें। उसी तरह से और लोगों का फिर तांता लग गया। पानागढ़ बाज़ार से बहुत स्टूडेंट्स आज भी आते हैं, डॉक्टर ने बताया, स्टूडेंट्स आते हैं। तो इस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की तरक्की में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये एजुकेशन मुझे न मिलती तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होता, यहाँ से मैं पास आउट था, इसलिए मुझे फटाफट वहाँ मेटलर्जिकल इंजीनियर का मौका मिल गया, है ना। और अब तो आपको मालूम है IIT BHU का अपना एक नाम है, और उन दिनों मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वहाँ की बेस्ट ब्रांच हुआ करती थी। तो यहाँ के हमारे शिक्षकों का जो वरदान मिला, जो आशीर्वाद मिला, उसने हमें इतना सक्षम बना दिया कि हम उस लायक बन गए। ये हमारे काशी प्रसाद मिश्र जी कहिए, उनका योगदान, उन्होंने संस्कृत सिखाई। और संस्कृत में इसलिए आप सबसे कहूँगा कि संस्कृत तो आप जरूर सीखिए, इसका बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा इंजीनियरिंग में भी, है ना। बाकी सब सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब क्योंकि बहुत सारी नीतियाँ चेंज हो रही हैं, इसलिए डॉक्टर साहब से मैं कहूँगा कि भाई जो हम लोग 10वीं तक पढ़ते थे, संस्कृत जो है हमारे यहाँ 10वीं तक, तो संस्कृत भाषा जो है हमारी महत्वपूर्ण भाषा है। इसके साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं, संस्कारों की भाषा है, और आज इसकी बहुत ज़रूरत है। इंजीनियरिंग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो मेरा वक्त गुजरा है ना, वो हिंदी दृढ़ होने की वजह से बहुत सुखद गुजरा, क्योंकि मैं वहाँ कविताएं भी लिखने लग गया। यहाँ हमारे जब हाउस एक्टिविटीज़ होती थी तो हमारे एक सर थे वी लाल सर थे, वो हाउस में बुला लेते थे। जब हाउस एक्टिविटीज़ तो आप लोगों की होती हैं, तो उस समय बुलाते थे, जसबीर तुमने कौन सी कविता लिखी, सुनाओ। अब इस तरह से जब प्रोत्साहन देते हैं शिक्षक,
आपको बुला लें, है ना, कि आओ नाम से भी आप सुनाओ, तो आपके बोलने की जो झिझक है वो दूर होती है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, और ये चीज़ जो है आने वाले दिनों में आपके बहुत काम आती है। ठीक है, चाहे आप एजुकेशन में ही चले जाएं, ऐसा न समझें कि भाई हमें, जैसे इंजीनियरिंग वाले भी बहुत आगे तरक्की करते हैं, कॉमर्स वाले भी बहुत तरक्की करते हैं, है ना। मुझे खुशी है कि आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हो। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा था कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो ज़रूर बुला लीजिए, और छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन उनसे मैं अच्छी तरह बातचीत कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, फिज़िक्स की, बहुत सारी केमिस्ट्री की, बहुत सारे टिप्स देने हैं। उन दिनों उस स्कूल में बायोलॉजी वाला नहीं था, सारे मैथ्स कर रहे थे। फिर एनसी मनी सर आए, जिनका नाम अभी मैं देख रहा था आचार्यों की लिस्ट में है ना मोहन जी। एनसी मनी जब आए तब यहाँ पर एक विंग खुला बायोलॉजी का, है ना। मोहन जी को याद होगा, हमारे साथ जो दीपक भांबरी था, है ना, और प्रतीक ने भी, कुछ विद्यार्थियों ने बायोलॉजी ब्रांच, जो कि उनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा था 9वीं में मैथमेटिक्स, उनका रुझान था बायोलॉजी की तरफ, तो जब वो खुला यानी 1 साल बाद फिर वो बायोलॉजी की एजुकेशन यहाँ शुरू हुई एनसी मनी जी के सौजन्य से। तो मैं ये इस विषय पर आपको लाना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी आप अपने इस उम्र में जो भी सीखेंगे उसे बहुत मनोयोग से सीखें। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं या ह्यूमैनिटीज़ में हैं, आप कॉमर्स में हैं, जो भी विषय लेना है उसको पूरा मनोयोग से सीखना है। और मनोयोग से कब सीखते हैं आप, जब आप शिक्षक की बात मानते हैं, है ना। जो शिक्षक कहते हैं तुम्हें ये वाला तुम होमवर्क करके लाना, तो लाना, उसको घर जाके जरूर तैयार करना, उनकी बात जरूर मानो, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें इस विद्यार्थी को किस तरह आगे बढ़ाना है। उनका तो हित, अपना हित नहीं है, वो तुम्हारे हित के लिए काम करते हैं, है ना, ताकि तुम आगे बढ़ सको। इसलिए ये जरूरी जान के रख लीजिए कि अपने विद्यार्थी जीवन में आपको बहुत बहुत आज्ञाकारी होना चाहिए। इस पर एक जातक कथा मुझे मिली, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहले मैं इसका उतना महत्व नहीं समझता, यानी जो मेरे बेटे बेटियाँ थे उनको भी हम लोग उतना नहीं बता पाए कि तुमको पूरी 100% मानना है। लेकिन देखिए इस कहानी से कितना अच्छा मैसेज आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक हिरण है, हिरण तो जानते हैं, डियर, है ना। एक डियर है, वो कैसे आपको मालूम है कि शिकारियों के जंगल में फंस जाता है, जाल फैलाते हैं या तीर मारते हैं, इस तरह से। तो जो डियर होता है ना, वो भी अपने बच्चों को बताता है कि कैसे अपनी रक्षा करनी है, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। अगर ऐसी कोई मुसीबत पड़ जाती है तो किस तरह से उससे बचना है ना। अब इसको कहते हैं, जातक कथा में दिया हुआ है, इसको कहते हैं मृग कला या मृग माया। उसमें क्या होता है कि मृग अपने आप को इस तरह का नाटक करता है। कैसे नाटक करेगा, जैसे अपने शरीर को अकड़ा लेगा, एकदम स्टिफ हो गया तो लगेगा कि भरा हुआ है, मुंह से झाग निकलने लगेगा, है ना, पेट में ऐसा फूल जाएगा, तो हवा उसने इंटेक कर रखी, इसका मतलब है ना। देखिए साइंस की बात है। अब उसको रोका भी हुआ है, फूला हुआ है, तो जो शिकारी है उसको लगेगा कि ये मृत है, और जब वो जाल वाला हटा देगा सोचेगा तो मरेगा, इसको कोई रिस्क नहीं है। जैसे ही वो हटाएगा ये थोड़ा सा इधर हुआ शिकारी और ये इधर से फूट गया, तो इसको कहते हैं मृग माया। अब ये मृग माया जो है वो डियर जो है वो उसकी मदर जो है, उसको मदर अपने भाई के पास जाती है कि इसको मृग माया सिखा दो। कहता है ठीक है, मैं भांजे को कहता है कि भांजे तुम आ जाना। उस टाइम पर एक जगह बता देता है कि वहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करेगा और बताएगा कि फिर कैसे करना है। ये जो है भांजा ये नहीं जाता, खेल कूद में मस्त हो गया या अपने दोस्तों में मर गया, नहीं गया। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद में जब हुआ तो उसको फिर बुलाया एक जगह, तो फिर वहाँ आ जाना, मैं सिखा दूँगा। फिर मेरी बहन ने बोला तुमको सिखाने, फिर नहीं आया।
तीसरी बार फिर नहीं आया। इस तरह से करके वो अवॉइड करता है, यानी बात नहीं मानता। ही वॉज डिसओबीडिएंट, कहने का अर्थ है कि उसने बात नहीं मानी। इम्पोर्टेंस है कि ठीक है, अरे कौन सा पकड़ लेंगे अभी मेरे को, है ना, जो भी उसके मन में भावना आई वो गया नहीं। एक दिन सचमुच में वो शिकारी के चंगुल में, जाल में फंस गया। अब जब ये मृग फंस गया तो आवाज़ निकाली, अरे एक ब्रेकिंग साउंड होता होगा मेरे ख्याल स्पेशल, जिससे लगता होगा कि मैं फंसा हुआ हूँ, कुछ उनका कम्युनिकेट करने का तरीका होगा। अब उसकी मदर ने सुनी वो आवाज़, तो उसको पता लगे कि ये जो है तो विपदा में फंस गया है। तो उसकी जो माँ है वो दौड़ी अपने भाई के पास कि तुमने उससे मृग माया तो सिखाई थी। तो उसने एक गाथा कही थी, है ना, वो गाथा पाली भाषा में। पाली भाषा का नाम सुना है आपने? बहुत पुरानी भाषा है, जिस समय बुद्ध हुआ करते थे। और बुद्ध कब थे मालूम है आपको? 562 BC में उनका जन्म हुआ, यानी ईसा से 562 साल पहले। तो उन दिनों की भाषा है, और अभी उस भाषा में लिखा हुआ साहित्य है ना। वी आर सो ग्रेट, मतलब थैंकफुल टू द पीपल कि उन्होंने उसको संभाल के रखा है। कहाँ संभाला होगा? बौद्ध विहारों में, आपको मालूम है मोनेस्ट्रीज में वो किताबें रखी होती हैं, तो वहाँ संभाल के वो रखी हुई थी किताबें। उसमें से एक कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये उसमें से कहानी है। और उसमें बुद्ध उनको बताते हैं उस गाथा में कि मैं, उनका कहना है कि मैं ऐसे स्टूडेंट को शिक्षा देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 7 बार भी जो ना आए बुलाने पर, उसको वैसे विद्यार्थी को शिक्षा देने में मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये देखिए, ये चीज़ जो है अभी भी लागू है। अगर आप ओबे नहीं करेंगे, 1 बार 2 बार 3 7 बार कोई भी टीचर आपकी वेट नहीं करेगा, फिर क्या सोचेगा? वो भी रिलेक्टेंट हो जाएगा कि छोड़ो, इस विद्यार्थी जो है, ये विद्यार्थी सुधरने वाला नहीं है, छोड़ दिया, नहीं मान, जाने दीजिए, जो होगा ये अपने समझे, है ना। ऐसी भावना आ जाती है। तो जो बड़ा है उसको भी इतना परेशान अगर कर देंगे, बात नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? उसका मन भी पढ़ाने में नहीं लगेगा। इसलिए आपको अपने गुरु से, अपने टीचर से जो मिल रहा है, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, एब्जॉर्व करना है। वो क्या कहा जा रहा है उस बात को मानना है, जो वो आज्ञा देते हैं उसका पालन करना है, ठीक है ना। एक आध बार की बात और है, ठीक है, किसी वजह से हम नहीं होमवर्क कर पाए, किसी वजह से आपका कहना नहीं मान पाए, तो उसमें हम जा करके उसको खेद प्रकट करेंगे कि ये बात इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन आपको पालन करना है ना। तो ये जिस विद्यार्थी में ये गुण होगा, वो विद्यार्थी चाहे विद्यार्थिनी हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो दोनों तरक्की करेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला गुण अपने में लेके आना है। वैसे और जो विद्यार्थियों के 10 लक्षण बताए गए हैं, और मुझे याद है काक चेष्टा वकोद ध्यानम, इस तरह का एक संस्कृत का श्लोक आता है ना। मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। अभी स्थितियाँ आप कहेंगे तो मॉडर्न युग है, इसमें अब हम काक की तरह चेष्टा करते रहें, रटंत विद्या करते रहें, तो कैसे होगा, है ना। चेंज, प्रोसीजर चेंज हुआ है, प्रोसेस चेंज हुआ है, लेकिन आपके हाथ में जो चीज़ आ गई है, मोबाइल आ गई है, वो बिल्कुल हमारे टाइम में बिल्कुल नहीं थी, हमको तो पता भी नहीं था। लेकिन कितनी बड़ी चीज़ देखिए टेक्नोलॉजी ने आपको दी है। ऑनलाइन क्लासेस कोरोना में हमने पूरा देखा, पूरा वर्ल्ड ओवर चलता रहा है, और विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। आने वाले दिनों में अब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हस्तगत होंगी, हाथ पे होंगी, है ना। यू कैन वेरी वेल कंट्रोल, जैसे रिमोट वाली बात जो हो रही है, 5G टेक्नोलॉजी वाली बात, हमारे साइंस स्टूडेंट्स को बेहतर समझते होंगे। मुझे तो नया ज्ञान नहीं है, लेकिन ये 5G 4G का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, टेक्नोलॉजी है, ये बहुत कुछ करके बताने वाली है ना। अब इसमें फिर ये हुआ कि इसका कैसे निदान करेंगे।
बच्चे तो उसमें 16-16 घंटे लगे रहते हैं, उनको पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते। ये जनरल कंप्लेन आई है ना। मैं अपने घर की नहीं और लोगों की भी बात करता हूँ तो यही बताता हूँ कि बच्चे तो सर इसी में लगे रहते हैं, उनको तो कितना भी पढ़ाएं। और सचमुच भी मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे भी, 1 साल का है, 1.5 साल का बेबी भी है, उसको भी मोबाइल चाहिए। मोबाइल न दीजिए रोने लगेगा, चुप ही नहीं करेगा। उसको चुप कराने का माँ के पास एक ही तरीका, उसको मोबाइल दे देती है ना। तो वो क्या रहा है, इसको बोलते हैं ओवरडोसेज, है ना, ओवरडोज हो रहा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि वीणा की तार को इतना मत कसिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़िए कि उसमें कोई संगीत ही पैदा न हो। तो यानी एक बैलेंसिंग, और ये बैलेंसिंग की ज़रूरत आप पाएंगे कि आपको हर जगह है। चाहे आप साइंस पढ़ें, चाहे कॉमर्स पढ़ें, चाहे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ें, आप कविता लिखें, आप किसी बिजनेस में हो, हर जगह, घर पर हो, आप अपने शरीर को देखें, हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मध्यम मार्ग की, है ना, एक बैलेंसिंग। आप ये मत समझिए कि भाई वो लड़का जो है वो तो 6 घंटे पढ़ता है, तो मैं क्यों 2 घंटे पढ़ूं, है ना। हो सकता है आप 2 घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी उससे अच्छी है, तो आवश्यक नहीं है। आपको ये चेक करना है, फीडबैक लेना है, दूसरे की नकल नहीं करनी है कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ, ठीक है। खेल कूद जो है उसी तरह से आपकी पढ़ाई में शामिल होना चाहिए। जैसे आप अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं ना, तो जिस तरह से वो शामिल है उसी तरह से खेल कूद को भी शामिल करना है। अगर मेरी तरह से है कि भाई खेल के मैदान से ही डर लगता है, तब अलग बात है। मैं क्या करता था, जब हो रहा होता था मोहन जानते मैं भाग जाता था कि खेल कूद जब हो रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जसवीर चावला नहीं जाएगा, जसवीर चावला कहीं किनारे बैठ के किताब पढ़ रहा होगा, समझ रहे हैं। तो वैसा भी वो ठीक नहीं है। खेल कूद में इंसान को जरूर होना। अब ये मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने उस समय करी। हमारे जो पीटी सर होते थे, क्या नाम था सर पीटी सर का, सिंह करके थे, बड़े अच्छे थे। वो मुझे ले आए जबरदस्ती, नहीं क्या है तुम चलो सर। अच्छा, वो जो पैरेलल बार होती है ना, पैरेलल बार को मुझे बैठा दे। अब मुझे मैं रोना शुरू कर दिया, सर मुझे उतारिए। मेरी वजह मैं इतना ज़्यादा खेल कूद में दब्बू था, कहने का मतलब यह पता था। लेकिन जब होता था योगा वाले भी कराते थे पीटी सर, जब योगा कराते थे तो मैं पद्मासन में बैठा हुआ होता था। अब वो कह देखो जैसे ये बैठा है वैसे तुम लोग बैठो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ ना कुछ अपने आप में, अपने शरीर में ये जो खेल कूद की भावना है, अगर आप कोई खेल नहीं खेलना चाहते तो कम से कम योग को अपना लीजिए, ठीक है। अगर फुटबॉल खेले तो सबसे अच्छी बात है। विवेकानंद ने क्या कहा था कि कुछ साधना करो या न करो, फुटबॉल जरूर खेल लो, गीता पढ़ो ना करो, फुटबॉल जरूर खेल लो, है ना। तो ये कहने का मतलब कि खेल कूद से हमारी जो साधना है, हमारा जो मस्तिष्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। सिर्फ शरीर में ही फायदा नहीं होता, उससे मस्तिष्क में भी फायदा मिलता है। इसलिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं साइंस वाले स्टूडेंट, वो कहीं इस गफलत में मत रहें, गफलत समझना, इस भ्रम में न रहें कि भाई हमको खाली पढ़ना ही है, खाली फिजिक्स ही खोजनी है, ऐसा नहीं है। साथ में अपने शरीर पर भी ध्यान देना, एक न एक अगर गेम खेल सकें बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खेल पाते हैं तो आप योग को अपना लें, ठीक है। तो ये आप सबकी सहमति है इसमें? वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों आने वाले दिनों में देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे खुद प्रधानमंत्री दिखाते हैं, है ना। सारा विश्व इसको मान रहा है कि बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है। और हमारे स्कूलों में, बच्चों में, बूढ़ों में, सब में ये आवश्यक है।
सेहत जो है, अब हम लोग इस उम्र के पड़ाव में आके कहते हैं, इसे बात करता हूँ, सेहत अच्छी होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, सेहत अच्छी। आप अभी महसूस नहीं करेंगे, है ना, जवानी में भी महसूस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बुढ़ापे में आ जाएंगे तो मुझसे यही बात निकलेगी, सेहत अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है सेहत लगती है, तो इसलिए सेहत ठीक करनी है वहाँ तक के लिए, जब आप 60 पार कर रहे होंगे तब की अगर सेहत जाननी है तो अभी से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। नहीं तो उस समय तक जाते जाते 60 साल तक जाते मशीनरी बहुत ही दब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो उस मशीनरी को बनाए रखना है, आपकी कल पुर्जे, है ना। हमारे यहाँ जो साइंस वाले बैठे हो समझ ही रहे हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी भगवान ने हमारे साथ में दी है ना। और उसका कंट्रोल जो है आपके यहाँ को प्रॉपर्टी में डाल दिया, कंप्यूटर फिट कर दिया है। तो आपको ये सारा संचालन जो है इस हिसाब से करना है कि आपकी बॉडी और माइंड दोनों फिट रहे। और कब तक फिट रहे, कम से कम उस उम्र तक जब ये कहने का मौका न मिले कि सेहत ठीक रहनी चाहिए, है ना। अब हमारे आप कहेंगे कि भाई स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज द यूनिट, तो हमारे यूनिट तो भाई रिश्ते में बनाया हुआ था, सरदा शतम पश्चिम, सरदा सतर जीवन, यानी 100 साल जिए, 100 साल देखें, 100 साल सुने, है ना। ये वेद वाक्य है, मैंने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ था 100 साल का, विदाउट चश्मा, विदाउट एनी हियरिंग प्रॉब्लम, है ना। ये माने पूरी तरह से फिट जो बॉडी है वो आपके 100 साल तक चलनी चाहिए। अफसोस कि हम लोग नहीं चल पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन पहले से बहुत बढ़ गया है, आप लोग बढ़ते ही हैं ना। क्लाइमेटिक चेंज होने के दरवाजे पर दुनिया दस्तक दे रही है, पता नहीं कहाँ पर कब क्या हो जाए, है ना। तो ये खाना पीना सब उसी तरह का हो गया है, कंटेमिनेटेड है, इतनी सारी दवाइयाँ बीच में डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, है ना। दुनिया भर के केसेस तो पंजाब में हो रहे हैं कैंसर वाले, और यहाँ भी कम नहीं है ना। हर देखिए हर जगह अब तो सरकार ये लेके चलती है कि भाई कैंसर हॉस्पिटल खोलना है, अरे भाई कैंसर हॉस्पिटल खोलना, कैंसर ना हो वैसा कुछ कीजिए, हॉस्पिटल तो इसका वो इलाज नहीं है ना। उस जो मूल जड़ में है उसको ठीक कीजिए। विदेशों में भी इसी तरह की समस्याएं हैं। तो बच्चों मैं ये आपको इस बात पर लाना चाहता हूँ, फिर से वहीं पर जो पीछे सुन रहे हैं, मेरी बात पहुँच रही है ना, या माइक गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो उनको भी ये ध्यान देना है कि भाई अभी से, ताकि वहाँ पर उस स्टेज पे जाकर के हमको ऐसी बीमारी का सामना न करना पड़े। तो अभी से थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा, बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सचेत होना है। उसमें क्या चीज़ करनी है, आपको एक गेम को अपना लेना है। अब खेलो इंडिया वाली बहुत हमारे स्कीम चल रही हैं, अगर मान लीजिए कोई पढ़ने में नहीं भी बहुत अच्छा है और खेलने में बहुत अच्छा निकल जाए तो उसका भी करियर सेट है ना। अभी पंजाब सरकार ने उन लोगों को नौकरियां दी, वैसे हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन जो ओलंपिक में कुछ जीत के आए हैं उनको नौकरी भी दे रही है सरकार, ठीक है। तो वो फील्ड भी जो है वो बिल्कुल ग्रीन फील्ड है, उसमें भी आप तरक्की कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए वो नहीं भी है तो ये तो जो है सेहत अपने लिए है, सरकार के लिए तो है नहीं, उसका आनंद हम ही उठाएंगे। अगर बढ़िया सेहत होगी तो हम ही उठाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसी स्टेज से अपना जीवन में ये शामिल करेंगे कि हम 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, किसी तरह से भी हम अपने बॉडी को फिट रखेंगे। और उसके लिए जानते हैं क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है, विदेश वाले जो है बहुत उल्टी शिक्षा देंगे आपको, बहुत उल्टा सीधा बताएंगे, लेकिन आपके लिए जो हमारे पुरानी परंपरा है, जो संस्कृति है, वो यही बताती है कि आपको ब्रह्मचर्य रखना है। ब्रह्मचर्य का समझ रहे हैं ना, आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो तभी कायम रहेगी जब आप शील का पालन करेंगे। अर्थात जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक आप अपने पुरुष स्त्री का संबंध नहीं करेंगे, यौन संबंध तब तक स्थापित नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में स्वस्थ रहें, 100 साल तक जिए, तो आपको इसका पालन करना। विदेश वाले कुछ उल्टा समझाएंगे आपको, मुझे मालूम है, बहुत सारी आप यूट्यूब पर फिर में देखेंगे उल्टी सीधी, लेकिन उस पर आप ध्यान मत दीजिए।
जो हमारे ऋषि मुनियों की बातें हैं, जो कह के गए हैं हमारे पैगंबर, हमारे ऋषि मुनि, वो सही बातें हैं। उनके देश को छोड़ दीजिए, हमारा जो क्लाइमेट है, हम जिस भूभाग पर रहते हैं, वहाँ भगवान बुद्ध का भी यही संदेश है। बैलेंसिंग, संतुलन, सम्यक, ठीक, अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। तो बच्चे अगर पढ़े होंगे सोशल स्टडीज में, तो अष्टांगिक मार्ग की बात बताई गई है ना। उनमें सम्यक का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो सम्यक का पालन करना है, बहुत ज़्यादा खेलना भी नहीं है, बहुत कम खेलना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, बहुत कम पढ़ना भी नहीं है। अपने सम्यक का, अपने इक्विलिब्रियम को बनाकर रखना है, बैलेंसिंग करके रखना जरूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोबाइल भी नहीं यूज़ करना है और बहुत कम भी यूज़ नहीं करना। साइंटिफिक चीज़ है, साइंस उसमें छुपी हुई है, बहुत कुछ है उसमें, है ना। लेकिन पहले हम उसको अगर प्रेफरेंस दे देंगे तो हमारा फिर 12वीं नहीं होगी। क्या गलत है ना? पहले इमीडिएट हमारा है कि भाई क्लास 12 पास करो, फिर ना आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करोगे और आगे कुछ मोबाइल पर रिसर्च कर पाओगे। तो पहले को ध्यान में रख करके, ये नहीं कि अभी से ये मोबाइल पर शुरू कर दिए काम करना। पहले अपनी डिग्री लेंगे, जो सिस्टम बना हुआ है उस हिसाब से हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, IIT में जाएंगे, वहाँ जा कर के काम करेंगे, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी और अभी तो करने के लिए बहुत कुछ है मेरे प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, है ना। मोदी की लैंग्वेज में मेरे भाई और बहनों, अभी करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे आपको बताता हूँ क्या करने के लिए अभी इमीडिएट हमारी नेसेसिटी क्या है। सूरज से विद्युत पैदा करनी, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी, है ना। अब फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाई जा रहा है, केमिस्ट्री में भी इस बात पर आ रहा है कि भाई हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। थोड़ी गड़बड़ी हो रही भाई साहब, वहाँ बैठे हैं तो आपको तो दिक्कत हो रही वहाँ पर, तो आप आगे आ जाएं। अगर वहाँ पर परेशानी है तो आप आगे आ जाएं। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? तो 12वीं के कौन कौन स्टूडेंट्स हैं? 12th वाले, ठीक है, दाम कीजिए हाथ। तो 12वीं के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको तो IITs क्रैक करनी है, अभी बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद आपको इस पर काम करना है, सोलर एनर्जी पर। हमारे देश की सबसे बड़ी अभी ज़रूरत जो है वो सोलर एनर्जी है, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को ढूंढना है जिसमें, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। ये चीज़ें किताबी हैं, मैं इन पर बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक इशारा कर दे रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप अभी भी आपके दिमाग में आए तो उनको कहीं लिख करके रख लीजिए, ताकि उस पर आप बाद में काम कर सकें, ठीक है। दिमाग में आता है ना भाई, इन्वेंशन वाले आप में से बहुत लोग क्रिएटिव होंगे, बहुत इनोवेटिव होंगे, तो अब इनोवेशन को हाथ में लेकर के थोड़ा बहुत जो काम कर सकते हैं वो कर लीजिए। लेकिन पहले एग्ज़ाम की चिंता, उसको करके फिर हम इस पर आगे डेवलप करेंगे। मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, जब हमारे यहाँ नारायण सर से नारायण सर के नारायण, उनका नाम था, फिजिक्स के टीचर थे। यहाँ पर तब लेबॉर्ट्री खुली थी सेंट्रल स्कूल में, और हम लोग को 9वीं 10वीं बड़े अच्छे प्रैक्टिकल करवाने वो लेबॉर्ट्री में ले जाते। अभी आपको ले जाया जाता है कि नहीं? लेबॉर्ट्री में ले जाते हैं, है ना। अब वो प्रैक्टिकल करते हुए बहुत से आइडियाज हो सकता है आपके दिमाग में आते हो, उसका डेवलपमेंट, उसमें कुछ नया डायमेंशन ऐड किया जा सकता है ना। तो उनको आपको कहीं नोट कर लेना है, शिक्षक को बताना है। अगर इस तरह के जो कंपटीशंस होते हैं, मान लीजिए उसमें अगर आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक संतुलन रखना है, ठीक है ना। अब ये नहीं उसी पर भिड़ जाना है, आपको पहले डिग्री हासिल करनी है, उस पर भी काम करना है, थोड़ा बहुत करके रखिए, बाद में आपको इसको लेटर स्टेज में उसको डेवलप करना है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा भी उस पर ध्यान नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, एक संतुलन बनाना है, ठीक है। मैं इसलिए उस बात को ले आया, नारायण सर की बात को, कि उस समय हम लोगों के दिमाग में भी आया करता था। तो हम लोगों ने पता है क्या किया था, अम्बाला शहर बगल में ही है, वहाँ से प्रिज्म मंगा लिए, प्रिज्म स्लैब, जो लाइट वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, ड्राइंग बोर्ड ले लिया,
और एक छोटा सा क्लब बना लिया वहीं पानागढ़ में, और हम लोग मिल करके घर पर वो किया करते थे। यहाँ तो सीख लिया था, अब उसका जो अभ्यास है वहाँ पर कर रहे हैं। और नई नई बातें उसमें एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो रेन ड्रॉप थ्योरी पे काम कर रहा हूँ। अब रेन ड्रॉप थ्योरी क्या होता है? हमने कहा रेन ड्रॉप थ्योरी तो सुना नहीं, किताब में है नहीं। अब उसके दिमाग की ऊपर थी कि देखो रेन ड्रॉप थ्योरी क्या होती है, कि जैसे उसने कहीं देखा होगा कि जो वर्षा का पानी होता है जब वो गिरता है ना पानी पर तो स्प्लिटरिंग होती है ना। वही चीज़ उसने देखी कि जो सनलाइट है जब किसी मेटेलिक सरफेस पर पड़ती है ना, आप भी कभी ध्यान दीजिएगा, मेटेलिक सरफेस पर पड़ती है तो उसमें 7 कलर्स आ जाते हैं, है ना। लाइट, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें आपको 7 कलर्स दिखते हैं। अब उसने वो रेन ड्रॉप थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया कि भाई जैसे रेन का एक ड्रॉप होता है किस तरह टूटता है, उस तरह से सनलाइट जो है वो पॉलिश सरफेस पर कई रंगों में टूटती है। अब रंग क्या है? वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, बरोबर, यही तो है जो विजिबल रेंज है। अब अगर वो रंग दिख रहे हैं आपको तो 4000 टू 7000 में अब उसने काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे उस समय संतुलन वाली बात पता नहीं थी, भगवान बुद्ध की बात मुझे बाद में पता लगी। इक्विलिब्रियम आप ऑप्टिमाइज कीजिए उसको, बहुत ज़्यादा एक पर मत ध्यान दे दीजिए। उसने शायद बहुत ज़्यादा एक पर ध्यान दे दिया, एक ही टॉपिक पर। अब वो बाकी टॉपिक से छूट गए तो फिजिक्स में वो जस्ट पास मार्क, स्टूडेंट तो अच्छा था, है ना, लेकिन कहाँ वो फर्स्ट डिवीज़न या 60% एंड एबव एक्सपेक्ट कर रहा था और कहाँ उसको बहुत ही कम नंबर आए। तो कहने का मतलब ये है कि एक संतुलन, एक ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत आपको हर सब्जेक्ट में पड़ेगी। एक ही सब्जेक्ट पर पूरा जोर डाल देंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप IIT क्रैक नहीं कर पाएंगे। वहाँ तो टोटलिटी में विचार होगा ना, तो आपको टोटलिटी पर विचार करते हुए उतना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना है, ठीक है। और अभी से जो 12वीं में है वो अभी से अपना शेड्यूल बना लेंगे, है ना। और आप में से क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो NDA को ट्राई कर रहे हैं? NDA वाले भी कुछ हैं जो ट्राई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। अब आपके लिए तो सोचिए कि दोनों पक्ष मजबूत होने चाहिए, है ना, बॉडीली भी और मेंटली भी, है ना। तो जो लॉजिक वाला है, जो रिडल्स सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसे पजल्स हों उनको कीजिए। और क्या कोई क्लास भी यहाँ पर करवाते हैं NDA के लिए स्पेशल कोचिंग? नहीं है, और इसके आसपास, आपके आसपास कहीं सुविधा भी नहीं है स्पेशल कोचिंग की। तो बस आपके पास एक औजार है जिससे आपका काम बन जाएगा। क्या है वो? है, हाँ, इंटरनेट, है ना। उस पर थोड़ा ध्यान देना है कि जिसमें एक आ गया है वैल्यूज़, है ना, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनोवेटिव काम कर रहे हैं और वैल्यूज़ ऑनलाइन तैयार करते हैं। तो आप वैसे थोड़ा सा जो इंटरनेट की तरफ ओरिएंटेड है उनको है थोड़ी समझ, जिनको नहीं भी है वो भी अपने काम चलाने के लिए थोड़ा अपने मित्रों की सलाह दे लें और इस पे काम करें, है ना। NDA क्रैक करने की कोशिश करें, क्योंकि आज की डेट में सबसे बढ़िया कैरियर NDA वालों का है ना। आप, मुझे लगता है, सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि बात तो अग्निवीर करना पड़ेगा नहीं तो, है ना, जो उस तरफ ट्रेन है उनको अग्निवीर में जाना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। और NDA में घुसने का मतलब है आपकी लाइन सीधा क्लियर है, लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर जनरल तक पहुंच जाएंगे। और आजकल तो एक और ऊपर पद हुआ है जो सारी सेनाओं को कंट्रोल करता है PV, हाँ, CGS। तो वो उस वहाँ तक आपकी लाइन क्लियर हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा हमारे एस्पिरेंट से जो NDA के लिए तक रहे हैं कि भाई वो ज़रूरी आप उस पर थोड़ा सा मेहनत कर लें। NDA में आजकल वीमेन एंट्री है क्या? वो आप तब तो देखिए सोने में सुहागा है, यानी हमारी वीरांगनाएँ जो हैं वो भी पीछे न रहें। उनके लिए ये संदेश है कि भाई आप इधर वाले महीनों में थोड़ी मेहनत कर लें। कब है उसका एग्ज़ाम? 4 होते हैं ना, अच्छा 2 और हैं, तो
तैयारी करेंगे कि आप लोग। तो मैं इस आज के वक्तव्य को अब कंक्लूडिंग फेज पे ले आता हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है मोहनलाल जी भी कुछ बताएं, अपना शेयर करें, निर्मल कौर जी भी कुछ बताएंगे। मैं आपको शेयर एक समेट में कंक्लूडिंग करते हुए ये बताना चाहता हूँ, जो आपकी असेंबली में होती है प्रार्थना, वो कौन सी होती है? किसी को याद है? याद है? दया कर दान मिल जाएगा। और उसमें जो संस्कृत वाले वाक्य हैं वो किसको याद है? संस्कृत वाले बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो जो भावना है ना, उसको आपको आगे जारी रखना है। और मैं समझता हूँ कि जो पूरे विश्व में कोई सबसे बढ़िया प्रार्थना जो बनी है अब तक, वो यही है। कौन सी? असतो मां सत्यम, है ना, यानी असत नहीं, सद। असतो मां सत्यम, तमसो मां ज्योतिर्गमयम्, और मृत्युर्मां अमृतम। अमृत महोत्सव हम लोग अभी देश का मना रहे हैं, है ना, आगे वाले वर्षों में। तो आपके सामने जो है बिल्कुल लक्ष्य क्लियर है कि इस अमृत महोत्सव में आप सबका योगदान बढ़िया से बढ़िया आप करें। हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद। आप भी इसी तरह 52 साल नहीं, जरूरत नहीं कि 52 साल बाद आप आएँ, आप जल्दी ही आ जाइएगा। जैसे पद ग्रहण करें, आप सफल हो जाएं, है ना, IIT क्रैक करें, तभी एक बार आएँ अपने गुरुओं का धन्यवाद करने के लिए। 5 सितंबर जो है हमारे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप लोग आएँ, उस दिन शिक्षकों से मिलें और आने वाली पीढ़ी को इसी तरह से संबोधित करें, अपने अनुभव बताएं, है ना। तो इन्हीं वाक्यों के साथ मैं खत्म करूं, या आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? किसी को भी मन हो कुछ पूछने का, कुछ अपनी निजी समस्या हो तभी पूछ सकते हैं। छात्राओं में से भी कोई चाहे। मैंने बहुत सी जातक कथाएं आपको नहीं सुना, क्योंकि जातक कथाएं सुनाने पर लगूंगा तो फिर सारा दिन निकल जाएगा। और मुझे पता लगा पेरेंट टीचर मीटिंग भी है अभी, तो उसके लिए भी समय है 12 बजे से। तो क्या आप लोगों को कुछ और सुनाओ? गाना तो सुनाने से रहा। ये 2 किताबें आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखिए, पाली जातक कथाओं में बुद्धकीय प्रबंधन, ये मेरी डॉक्टरेट का विषय है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पूछें कि सर आप तो साइंस वाले स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग करते रहे, आप स्टील प्लांटों में काम करते रहे, यहाँ कहाँ फंस गए, है ना। कुछ लोग तो मुझसे कहते हैं तो सर आप बौद्ध हो गए हैं क्या, बौद्ध धर्म अपना लिया है क्या? तो मेरा उनसे यही कहना होता है, देखिए कहीं से जो भी अच्छा मिलता है, अभी आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में चल रहे हैं, है ना, जहाँ से पूरे वर्ल्ड में जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिलती है उसको यही कि वे अपना लीजिए, है ना, आपको फ़ायदा होगा। तो जब मैंने देखा इसमें कि भाई इसमें तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो इसको हम लोग क्यों नहीं अपना लें। तो मैंने फिर इसको थोड़ा गहराई में गया तो मुझे एक कहानी मिली जो मेरा बच्चा पढ़ा करता था। आप लोगों ने भी कहानी पढ़ी होगी। खरगोश है, बेल पेड़ के नीचे सोया हुआ है, ऊपर से बेल फल गिर गया है और वो चौंक के उठा है और क्या बोल रहा है, धरती गिर गई या आसमां फट गया या कुछ इस तरह से वो चिल्लाना शुरू किया, है ना। बहुत रूपों में कहानी मिलती है, अंग्रेजी में, हिंदी में, बांग्ला में, सभी जुबानों में एक कहानी है ना। और उसमें क्या होता है कि सारे जानवर उसके पीछे भागते हैं, तो वही कहते हैं। वो कह रहा धरती गिर गई तो लोग भी धरती गिर गई, धरती गिर गई, सभी धरती गिर गई का नारा लगाते हुए पीछे 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 चल रहे हैं। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जहाँ जाने वाले हैं वो आगे समुंदर है, समुंदर में गिर जाएंगे या समुंदर का जो ज्वार आता है उसमें चले जाएंगे। तो वहाँ बोधिसत्व एक शेर है, जंगल का राजा,
सारे जानवरों का राजा शेर होता है। जब उसको केव में इतनी आवाज़ें मिली हैं तो वो चौंक गया कि भाई ये क्या हो गया है, जंगल में क्या तूफान आ गया है। तो बाहर निकला। वैसे तो सोया ही रहता है, आपको मालूम है, ज़्यादा खा लेता है, मांस पचाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग के मांस थोड़ा कम कीजिए जो खाते हैं, नहीं तो पानी में दिक्कत होगी, मांस पचाने में बहुत टाइम लगता है। वो सोया रहा, सोया हुआ था, उठ गया। क्या बात हुई? तो उसमें से बताया कि धरती गिर गई। आज तक धरती गिर गई है, तो किसने देखा है धरती गिरी है? तो हाथी कहता है कि भाई उसने देखा है। वो जानवर कहता है, ऊँट कहता है उसने देखा है। वो कहता है उसने देखा है। अब उसने 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 करते करते लास्ट में वो जो खरगोश था उस पर बात आ गई। तो पूछा उसने, तुमने देखा? हाँ मैंने देखा। तो कहा चलो दिखाओ कहाँ गिरी है। अब वो ले गया जहाँ सोया हुआ था। तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक बेल का फल गिरा हुआ है। तो बोल सर ने उठा लिया, कहा यही तुम्हारी धरती है क्या जो गिर गई है? समझ रहे? तो कहने का मतलब ये है कि पहले वेरीफाई जरूर कर लीजिए, है ना। कम से कम हाथ में उठा के नहीं, तो कम से कम किताबों में पढ़ के ये चीज़ क्या है। बहुत से विज्ञापन आते हैं भाई, एडवर्टीजमेंट तो दुनिया भर के आते हैं, उल्टा पलटा है ना, सिर्फ आपको भ्रम में डालने के लिए, है ना, गलत सलत। इसलिए अब क्या हम लोग लड़ने तो जाएंगे नहीं भाई आपने क्यों ऐसा किया। कानून तो बनेगा जब बनेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों एडवर्टाइज ऐसा कर रहे हैं, है ना। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि एज एन अवेयर कस्टमर आप उस चीज़ को देख लीजिए, है ना। बाहर जब आप निकलेंगे 12वीं का सर्टिफिकेट लेके, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, इतने लाख होते हैं, हम सीधा आपको अमेरिका की सैर करवा देंगे, कनाडा भेज देंगे, बहुत कुछ मार्केट में है ना। इसलिए थोड़ा भाई ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए। बहुत लोग पंजाब से कर चुके हैं झूठ मूठ, वहाँ जाके पता चला कनाडा में तो इंस्टीट्यूट ही बंद हो चुके हैं। आप समझ लें, हमारे 2 नंबरी काम जो है वो पूरा आपको मिल सकता है, उससे सामना हो सकता है। इसलिए पहले वेरीफाई इस तरह कर लेंगे, है ना। और कोशिश तो यही करें, जो ये मेरा मानना है कि भाई भारतवर्ष के विद्यार्थी, भारत जो है दुनिया का केंद्र रहा है। पहले नालंदा में लोग पढ़ने के लिए आया करते सारे संसार से। तो हमारे ऐसा नहीं कि अब वो विद्या खत्म हो गई है, किताबों में तो अलमारी में बंद पड़ी हुई है। जैसे हमको ये जाता था मेरी अलमारी में बंद मिली, कोई इस पर काम नहीं कर रहा था। फिर जब मैंने काम किया तो उसमें ये वाली कहानी मिली जो भी मैंने आपको सुनाई। कितनी बढ़िया कहानी, आज के लिए कहानी है, लिखी तो बहुत पहले गई थी, है ना। तो इस तरह की 547 कहानी है। अब मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा मॉडल, यहाँ से हमको मैनेजमेंट का मॉडल मिल रहा है इन कहानियों पर बेस करके। तो विदेशी लोग हैं वो तो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो खाली क्या बता रहे हैं कि पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैंने MBA भी कर रखी, इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट होता है ना, 100 नंबर का। उसमें क्या सिखाते हैं कि आपको ऑप्टिमाइज करना है। हमारे जो मैथमेटिक्स वाले छात्र हैं वो समझ रहे हैं कि ऑप्टिमाइज करना क्या होता है। क्या बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, x ग्रेटर दैन 0 डिस्टेंस इतना। एक इक्वेशन है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारी ज़िंदगी है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। एक बिजनेस सिचुएशन में भी यही होता है, बहुत सारे वेरिएबल हैं, मैन पावर है, फाइनेंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे वेरिएबल हैं। बिजनेस वाले जो हमारे मोहनलाल हैं वो समझ सकते हैं। अप एंड डाउन भी होता रहता है, सप्लाई चेन डिफरेंट हो गई, वहाँ से कुछ दूसरा कोट किया हुआ है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ मैथमेटिक्स वालों को कि भाई इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उसमें कॉन्स्टेंट्स भी दिए होते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? एक सीमा, है ना। सीमा का मतलब जैसे चीनी मान लीजिए 40 रुपये, लेकिन अब आपसे कोई कहे 100 रुपये दो, तो जाहिर है कस्टमर रिफ्यूज करेगा। एक सीमा तक ही आप ले सकते हैं, जो प्रॉफिट है एक सीमा तक ही ले सकते हैं।
तो हमारे यहाँ जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो क्या सिखाता है कि आप मैक्सिमाइज कीजिए अपना प्रॉफिट, तभी हम आपकी 1 करोड़ रुपये तनख्वाह देंगे। कभी देखते होंगे आप कि हमारे यहाँ के जो मैनेजमेंट वाले IIM करके निकले हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की सैलरी देके फलाना इंस्टीट्यूट, फलाना विदेशी ले गया है, फलानी कंपनी उनको इतना पे कर रही है। कभी कभी पेपर में देखते होंगे आप इस तरह से। तो वहाँ क्या उनका है, अगर जो 1 करोड़ रुपये मान लीजिए मैं कोई देता है मुझे कंपनी, तो वो क्या चाहेगी, कम से कम 100 करोड़ तो मुझे कमा के दो, ठीक है। यानी उसका क्या हुआ, उद्देश्य क्या है कि आपको प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करना है। 50 पैसे की गोली अगर 500 रुपये में बिक जाती है तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन जो आदमी पे कर रहा है उसको जरूर बुरा लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो आपको दे रहा है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक विनर है और एक लूजर है। अब जो लूजर है वो मन में क्या अच्छी भावना पालेगा। अगर मेरा पेशेंट आपके अस्पताल में जा करके 50 लाख रुपए आपने मेरे से ले लिया और फिर उसकी लाश को इधर उधर कर दिया कि वो तो अब देख नहीं सकती, कोरोना में से कई केसेस आए। तो कहने का मतलब कि वहाँ क्या उनकी बुद्धि काम कर रही थी कि हमको इस आदमी से मैक्सिमम एक्सपेक्ट करना है, मैक्सिमम मुझे पैसा बनाना है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना लोगों से कहते हुए कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आपको इतना पेमेंट दे रहे हैं, अगर आप मुझे इतना बिजनेस नहीं देंगे तो आपको पेमेंट कैसे देंगे। तो देखिए बिजनेस का क्या यहाँ पर अर्थ हुआ, मेडिकल का क्या यहाँ अर्थ हुआ कि हमें पैसा कमाना है, सेवा करना नहीं है ना, कि हमें जनता की सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, वैसी भावना नहीं है। तो यहाँ पर एक संतुलन चाहिए। ठीक है, आप की समाज सेवा मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने कपड़े बेच के समाज सेवा कीजिए, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि जो दूसरा आया है उसको आप बिल्कुल भिखारी बना दें, है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं। तो एक संतुलन की बात है, एक बैलेंसिंग की बात है, और वो बैलेंसिंग की बात हमको भगवान बुद्ध ने जो मैनेजमेंट दिया है उसमें से निकल के आती है। ठीक है, इसलिए मेरी जानकारी और उसमें लेने की हुई कि भाई ये किताब तो बड़ी अच्छी है, पुरानी है तो क्या हुआ, ये नॉलेज तो बहुत अच्छा है। अगर हमको तरीका पता लग जाए कि कैसे करना है संतुलन। अगर मान लीजिए हमारे साइंस वाले विद्यार्थी हैं, केमिस्ट्री वाले कौन है, अच्छा बहुत बढ़िया, तो केमिस्ट्री वाले बच्चे इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कैसे आता है भाई, जब आप करते हो टाइट्रेशन तो न्यूट्रल पॉइंट कैसे मालूम करते हो, है जी। आप सॉल्यूशन मान लीजिए एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एक इंडिकेटर डाल देते हो, फेनोल्फथालीन डाल दिया है ना, या मिथाइल ऑरेंज येलो जैसे सिचुएशन हो, तो उसमें आप कलर चेंज देखते रहते हो, थोड़ा ड्रॉप करते हो अपनी ब्यूरेट में से, ब्यूरेट बोलते हैं, ब्यूरेट से कुछ मटेरियल निकलता है, फिर आप उसको मिलाते हो, देखते हो कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मैंने व्हाट इज दैट, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप थोड़ा डाल के देख रहे हो, फिर उसका फीडबैक ले रहे हो। बेटा पेट में दर्द तो नहीं हो रही, ठीक है ना, नींद थोड़ी आ रही होगी, मेरे भाषा में जुबान इतनी मीठी है सुनते सुनते सो जाता है। तो खैर अब हुआ क्या कि जब हम लोग भी कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो भाई एक्सपेरिमेंट करके ही आपको पता लगेगा कि आपका संतुलन, आपका इक्विलिब्रियम कहाँ है, आपका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है ना। वो आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेगा। आपको फीडबैक लेते रहना होगा, कितना खेले कितना पढ़े, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। मान लीजिए 6 घंटा खेलिए और बॉडी जो है इस तरह पूछने लगी, 2 दिन बीमार पड़ गए, तो वो आपके लिए समय नहीं है ना। आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना, कुछ कम करके, ठीक है, कुछ उसमें और सुधार करके फीडबैक लेंगे। आपको फीडबैक कौन देगा, मास्टर जी देंगे कि आपकी बॉडी देगी, आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी, ठीक है। तो वो फीडबैक लेते रहना है और अपना न्यूट्रल पॉइंट आपको पता लगता है, कितनी आपको चीनी खानी है, कितनी रोटियां खानी है ना, कितना मीट खाना है, ये सब आपकी बॉडी बताने लग जाएगी, है ना। फीडबैक आप लेते रहेंगे तो आप
ही रहेंगे, है ना। ये इस मैनेजमेंट का गुण है, गुण यानी टिप्स है ना, मूल मंत्र है। भाई साहब इस मैनेजमेंट का जो बुद्ध देके गए वो मूल मंत्र ये देके गए कि भाई आप अपना संतुलन बैलेंस बना के देखिए। बैलेंस कैसे पता लगेगा? आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, फीडबैक लीजिए और उससे फिर डिसाइड करिए, ठीक है। उसका वो आया है। हमारे ऊपर देखो फर्क ये है कि मान लीजिए सबको अलग अलग सोल्यूशन दिए होंगे, है ना। क्लास में जब प्रवृत्ति कर रहे हैं सबका अलग अलग वो होगा, क्या कहते हैं, मोलालिटी या है, हाँ, सबकी अलग अलग रेटिंग होगी, कंसंट्रेशन सबका अलग अलग दिया हुआ है और वो अपने हिसाब से टाइट्रेशन करके उनका सम्यक उनको न्यूट्रल पॉइंट पता लग जाएगा। अब ये नहीं कि उसका माया के इतना है तो छाया का भी उतना ही होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा और वो आपको डिसाइड करना होगा। अपने आप न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे और उसको फिर आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में। कम से कम कहाँ तक? जब तक आप 12th पास नहीं करते, है ना। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर नया इन्वायरमेंट है, कॉलेज में चले गए, अब वेरिएबल चेंज हो गए, ठीक है, वेरिएबल चेंज हो गए, अब आपके कॉन्स्टेंट्स चेंज होंगे, आप उनको ध्यान से नोट कीजिए। अब इस सिचुएशन में वेरिएबल कौन कौन से हैं, कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए, है ना। कॉलेज में ये जरूरी नहीं है कि यही वाला आपका पढ़ने वाला यही रूटीन ठीक रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मोहनलाल जी जब मैं वहाँ गया बनारस में BHU में, मेरे मन में एक भ्रम होता था भाई साहब, मेरे मन में भ्रम होता था कि मैं ही दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ। ये भ्रम मान के रखा कि मेरे जैसा और कोई इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि भाई साहब हमेशा 100 नंबर आपको आते हैं। तो जब वहाँ पर गए, अब BHU में तो पूरी भारतवर्ष से आए हुए हैं ना, खाली आपके पानागढ़ केंद्रीय विद्यालय से नहीं, वहाँ बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय के लड़के आए हुए, है ना। और फिर जब वो मेरिट का मीन्स हुआ एग्ज़ाम, उसमें मेरा 4th नंबर आया, मेरिट में 4th नंबर। तो मेरा मित्र जो आया बताने कि तुम्हारा 4था नंबर है। मैंने उसको डांट दिया, क्या बकवास कर रहे हो, तो तुमने ठीक से देखा नहीं है। देखिए इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, संतुलन बना के रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो डेंजरस, समझ रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं चलाता है और उसी में एक्सीडेंट होते हैं, है ना। तो खैर ये पढ़ने पढ़ाने की बात थी। जब मैंने इसको देखा कोई कोर्स है, मैं समझ गया कि भाई ये इन्वायरमेंट चेंज है, स्थितियाँ बदली हुई हैं। ये केंद्रीय विद्यालय नहीं है कि आप तो टॉप कर रहे हैं, है ना। यहाँ बहुत से केंद्रीय विद्यालय के होनहार विद्यार्थी आए हुए हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, है ना। इसलिए आप अपने शेड्यूल को चेंज कीजिए। अब आपको कैसे पढ़ना है ये आप ऑप्टिमाइज करेंगे। ये घंटी बज रही है, किसका सिग्नल है? अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको 2 कहानियाँ और सुना। कहानियाँ सुनना सबको पसंद है ना, इसलिए ज़्यादा कहानियों में से ही आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो एकदम देखिए, अब इनको 2 जगह एडमिशन मिले, अच्छे स्टूडेंट से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले, है ना। माता पिता भी इतने समृद्ध है कि पूरा खर्च वहन कर सकते हैं, है ना। ऐसे आप में से बहुत होंगे जिनके पास वो सुविधा भी नहीं हो, है ना। हो सकता है बैंक लोन लेना पड़े, बैंक लोन लेके एजुकेशन लेनी पड़े, है ना। और वहाँ जाके पता लगा कि उधर रैगिंग हो रही। अब वहाँ से, क्योंकि जब ये कहते तब ऐसा रूल नहीं बना, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना दिया हुआ है एंटी रैगिंग हर जगह। बल्कि मैंने देखा स्कूलों में भी लगा हुआ है कि रैगिंग करना इज पनिशेबल ऑफेंस और रैगिंग को उनके लिए सजा भी होती है, स्कूल का रस्टिकेशन भी होता है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जाएंगे कॉलेजेस में तो एंटी रैगिंग बोर्ड लगे हुए हैं, पोस्टर। नए जब एडमिशन होते हैं खास करके उस समय एक ग्रुप भी बनता है जो चेक करता है कि रैगिंग ना हो, क्योंकि रैगिंग के ऐसे भयंकर केसेस हुए जिसमें लड़के सुसाइड कर लिए, लड़कों की डेथ हो गई, ऐसे केसेस हुए। बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस सिस्टम के थे, वहाँ गलत तरह के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ कि रैगिंग को देखिए कैसे आप लोग को फेस करें।
उतनी रैगिंग होगी नहीं, इसलिए मन में से भावना हटा दीजिए, ठीक है। अगर रैगिंग मान लीजिए कुछ होती भी है थोड़ी बहुत है ना, वहाँ पर भी संतुलन होता है। जो रैगिंग करते हैं उनको भी ये मालूम होता है भाई लड़का आया, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं गए वहाँ जब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में पहुँचा, उससे कहे कि बैठ जाइए, मैं बैठ जाऊँ, उठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ 10 बार बेचारे मेरे को बोला, मैं 10 बार ही उसी तरह से बैठ जाऊँ। तो कहे भाई तुमको इतनी अक्ल नहीं है, थैंक यू बोलना कब सीखेगा। बात छोटी सी है, अगर पहले से मालूम होता तो मैं 10 बार थैंक यू बोलता, एक बार बैठा तो 10 बार थैंक यू बोलने के लिए तैयार था, मुझे पता ही नहीं था। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये हमें सीनियर से सीखने को मिलती है ना। बहुत सारी नई जगह पर आप जा रहे हो, उस शहर के बारे में पता नहीं है, उस सिस्टम के बारे में पता नहीं है, ये हमको अपने सीनियर से जानने को मिलता है। तो बहुत सी हमारे बाद में किताबें भी दे देते हैं सीनियर्स, नोट्स भी दे देते हैं, हेल्पफुल होते हैं, बहुत से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसलिए अपने मन में ये भावना तो मत चलिएगा कि ये मेरा दुश्मन है, ये कम से कम अपने मन में भावना रखिएगा, ठीक है। इसकी अब कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया आपको कहानी की, तो कहानी सुना देता हूँ। एक देखिए जातक कथा में एक खासियत होती है कि वो पशु पक्षी या इस तरह से कहानी शुरू करते हैं, इसलिए बुरा मत मानिएगा कि एक सांप की कहानी है ना। नागराज है, वो नागराज के दो बच्चे हैं, है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है। और नागों के बीच में अपने सहपाठियों के हम उम्र के बीच में, है ना। तो क्या होता है कि वो छोटा वाला जो है ना वो थोड़ा सा तेज है, जैसे राम तो शांत थे लेकिन लक्ष्मण थोड़ा तेज थे, स्वभाव होता है अपना अपना, है ना। तो वो झगड़ा करता है, मारपीट होती है, सभी मार खाता है, उसके कंप्लेन आने लगे, ठीक है। अब पिता को बहुत गुस्सा आया कि भाई इसको तो, और वो जैसे मारने लगे जो बड़ा वाला है वो उनको पिताजी को रोक के रहने दिए, मैं समझाता हूँ ऐसे करके, तो छोटे भाई को प्रोटेक्ट कर। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ, फिर पिता जो है वो गर्म हो गए, है ना, और छड़ी लेकर के साथ मारना शुरू किए। तब तक इसने बेचारे ने, बड़े वाले ने अपने पर ले लिया, मारो खा के मेरी मारिए मत, मैं इसको समझा दूँ। अब इस तरह बार बार हो तो पिता कहेंगे भाई तुम भी तो ऐसे नालायक हो, तुम भी निकलो, तुम दोनों निकलो यहाँ से, हमारे राज्य में तुम्हारी जरूरत है। ठीक है ना, दोनों को निकाल दिया, कहा कि तुम जाओ बनारस के जो नाला है वो नाला में रहो जाएंगे। तो कहानी है, कहानी तुमसे नहीं पता बनारस का वो नाला कहाँ पर है। तो वो जो है दोनों नाले में रहने लगे। अब वो नाले से जो निकले तो बच्चे जो है वो उनको फिर कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, तो वहाँ पे बच्चे खेलने वाले थे। तो वो जो छोटा, वो तो बड़ा वाला तो काटता नहीं है, वो तो बहुत शांत है। जो दूसरा वाला है वो काटने लगता है तो बड़ा वाला मना करता है, काट भी ना काट, मना कर देता है, काटना मत, है ना, छोड़ दो उसको, है ना। तो वो उसको जो है वो बाकी को बच्चे जो चिढ़ाएं कि अरे ऐसी पानी वाला सांप है, काटता थोड़ी है, काटने वाला सांप नहीं है। हम लोग बचपन में करते हैं, हरा हरा सांप होता था ना, वो काटने वाला नहीं होता है ना। तो हम लोग ऐसे कहते हैं काटने वाला नहीं ऐसे, है ना, उससे डरने का बात नहीं। तो जो छोटा वाला कहे भाई से काट के बता दें, काटने वाला है कि नहीं, एक बार बता दें, तो बड़ा वाला फिर रोक दे, कहे कि भाई ऐसा है, 6 महीने के लिए आए हो, 6 महीने के काहे को पंगा लेते, 6 महीने बाद वो चले जाता है ना। तो कहानी जो है इस हिसाब से एक महान लेसन लेके जाती है। फिर भगवान बुद्ध भी कहता है कि भाई जब विदेश में जाए या ऐसी जगह में जाए जहाँ पर कि अपना कोई जान पहचान नहीं है ना, कोई तुम्हारे गुणों को नहीं जानता है, तो वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ शांत होकर रहना चाहिए, उस चीज़ को देखना चाहिए और वहाँ अपनी गुणवत्ता, अपनी क्वालिटी आप मेंटेन कीजिए, वहाँ क्वालिटी बताइए, है ना। तो धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे, आपका गुण पहचानने लगेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएंगी, लोग आपकी इज्जत करना शुरू करेंगे। ठीक है ना साहब। तो ये कहानी जो है इस रूप में रैगिंग में जाएँ, दूसरी जगह जाएँ, मान लीजिए एनडीए में भी शायद होती होगी, मुझे नहीं पता, है ना।
तो वहाँ भी इस रूप में जाएं भाई कि हम कुछ सीखने को जो मिल रहा है वो सीखें। कुछ दिन की बात है, 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर चलेगा। उसके बाद तो सब अपने पढ़ाई में मस्त हो जाएंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि पूछेगा कि दुर्गे कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं आएगा। सब सीनियर साहब से ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, तो उनको अपने काम होंगे बहुत सारे। ये तो उस समय एक फेज़ होता है, नए एडमिशन होते हैं, नई तरह की छुट्टियाँ होती हैं, नई वेरिएबल्स होते हैं, नए कॉन्स्टेंट्स होते हैं। यू हैव टू जस्ट ऑप्टिमाइज, एक बैलेंस बना दो, झगड़ा नहीं करना, एक ग्रुप बना के वहाँ पर शुरू कर दिए है ना फैक्शन, वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। और उस चीज़ को एक टेम्पररी फेज मान करके उसका सहन करके उसको निकाल दें। उसी तरह से ये कहानी जो है मैं अपने बहुत सारे प्रवासी भाइयों को भी बताता हूँ जो हमारे यहाँ से जाकर कनाडा में वहाँ बस जाते हैं, तो वहाँ उनके साथ कमी नहीं होती, वहाँ भी इसी तरह का झेलना पड़ता है ना। यहाँ से बड़े बड़े ख्वाब लेके गए और वहाँ सारे टूट गए। वहाँ भी आपको होता है ना रेसिज्म, अपार्थाइड तो है, अभी भी काले और गोरों का भेद है, तो इस तरह से भेद वहाँ भी होता है। लेकिन वहाँ अगर आप शुरू कर दीजिएगा भाई गन उठाओ, वहाँ तो वेपन मिलता है, जाए वेपन उठाए और 17 को शूट कर दिए, तो वैसा मत कीजिएगा, है ना। तो इस तरह से अपना बैलेंस बना के रखना है, यही महात्मा बुद्ध का संदेश है, ठीक है। और अब तो प्रश्न होने लग गया हमें, आप लोगों में किसी के मन में कोई प्रश्न आया है अभी? मुझे लगता है जब मैं इतना बोलने के बाद भी कोई प्रश्न पैदा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि फेलियर है, कुछ काम की बात नहीं की है। तो बताएं मुझे, प्रश्न दें। प्रश्न पूछना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये जान लीजिए, है ना। इसमें भी कहानियाँ हैं, कहानी बताऊँ मैंने, प्रश्न पूछने की भी कला होती है, तो प्रश्न पूछिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में अभी छुपी हुई हैं ना, बोल नहीं पा रहे हैं, आप व्यक्त कीजिए। IIT में जाएंगे तो भी आप पूछिएगा सवाल नहीं पूछिएगा तो क्या होगा, वही होगा हासिम सर की तरह हो जाएगा। हमारे सर होते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में जब लोग गए, कहानी और सुन लीजिए, फर्स्ट ईयर की कहानी है। जब लोग गए ना तो हमारी फिजिक्स की किताब थी रेजनी खरीदे, आप लोग पढ़ते हो रेजनी खरीदे? फिजिक्स में अभी कौन सी किताब पढ़ती है? अच्छा, वो CBSE की बोर्ड से होते हैं। तो हमारे यहाँ किसी तरह का, यहाँ 11वीं तक वही पढ़ के गए थे जो यहाँ की किताबें हैं, और वहाँ फिजिक्स वाले स्टूडेंट इस तरफ ध्यान दें। रीजनिंग हेरिडे जो है वो अपने पहले चैप्टर से बात करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके यहाँ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो चीज़ें जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से बहुत चेंज हो जाती है। आपका यहाँ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है यूनिवर्सिटी में काम नहीं आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। तो वही जब रीजनिंग हेरिडे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा हम लोग चकराए भी, है ना, कि तो बिल्कुल डिफरेंट तरह से फिजिक्स का ट्रीटमेंट है इसमें। तो हमारे फिजिक्स वाले सर थे हासिम सर। अब वो रीजनिंग हेरिडे का आप देखिएगा खूबी ये है तो उसमें ऑड नंबर जो क्वेश्चंस हैं, ऑड नंबर वाले, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, उसके आंसर्स दिए हुए हैं। जो इवन नंबर है, इवन नंबर वाले उसके आंसर्स नहीं दिए हुए। ये अभी देख लीजिएगा, रीजनिंग हेरिडे खोलिएगा तो उसमें हो सकता है अभी भी यही ट्रेंड हो, तो जस्ट चेक कर लीजिए। तो हासिम सर जब आते थे तो पूछते थे भाई चैप्टर 5 पढ़ा, तो बताइए आपको कौन सा सवाल? सर मेरे को तो ये वाला नहीं आया, 7 नंबर, है ना। किसी ने किया है क्लास में 7 नंबर? तो सर दुर्गेश नंदी ने बताया कि हाँ मैंने किया है, तो पूछ लेना, नंदिनी बता दें। और किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या, 10 नंबर की है, 10 नंबर का आंसर दिया नहीं हुआ, किसी ने किया है 10 नंबर? तो उधर से बताया हाँ सर मैंने किया, उससे देखिए। लेकिन पूरा साल गुजर गया, सर ने अपने ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व नहीं, सवाल नहीं किया, और रीजनिंग हेरिडे जो है हम लोगों को पूरी अपनी मेहनत से पढ़ना पड़ा, है ना। और उस समय इस तरह की गूगल वाली भी नहीं थी सुविधा, है ना, कि भाई खोलो और पता कर लो, ऐसा भी नहीं था।
उसी में से जूझना पड़ता था। कभी कुछ सीनियर मिलता था तो उससे पूछते थे, तो कुछ आइडिया जो सेकेंड ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले हैं, बता देते थे। तो कहने का मतलब कि सीनियर से लाभ भी होता है। अब क्या है कि इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो देखिए डिफरेंट होगा ना, वेरिएबल डिफरेंट हो गया कि यू आर रेडी टू एकाग्र कर रहे हो, एकाग्र कर रहे हो, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। बताने वाला इसी तरह से आपको झांसा दे रहा है, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, ठीक है ना। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो टीचर से होती है, कई बार वो टीचर पूरी नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अभी भी मुझे याद है उस समय के ज़माने में कभी भी हम लोगों ने अपनी क्लास में उनके अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं, न तो नारेबाजी हुई। अब हो सकता है कि भाई जादवपुर यूनिवर्सिटी वाले जैसे निकलते हैं तो ना वो भी शुरू हो जाता है, तो वो भी एक एक्सट्रीम है, वो भी नहीं करना है ना। उसमें आपको अधिक थोड़ा एक और विकल्प ढूंढना है। और आप ईश्वर की दया से नहीं कहूँगा, हमारे इंजीनियर्स की दया से या साइंटिस्ट की दया से आपके हाथ में इंटरनेट है ना। झट से आप करेंगे, गूगल आपको बहुत कुछ बता देगा। जैसे आज सुबह बताया, गूगल ने बताया तत्त्वम पूषण अपार। मुझे संस्कृत पढ़े हुए बहुत दिन संस्कृत हो गए थे, तो मैंने पूछा तो वैसा क्या अर्थ हुआ, तत्त्वम पूषण अपावृणु। आप में से कोई बता सकते हैं? तत्त्वम पूषण अपावृणु है। तो फिर मैंने क्या किया, अब कहाँ जाऊँ, तो मैंने सर से कहा कि थोड़ा उसको देखिए गूगल पे। गूगल ने अंग्रेजी बता दिया इसका ये अर्थ है, तो समझ रहे। तो आज सुविधा आपको बहुत उपलब्ध है, इसलिए कम से कम ऐसा रोना मत रोइएगा कि हमको आता नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, ठीक है। बहुत कुछ अवेलेबल है गूगल से, जहाँ आपको सुविधा हो इंटरनेट में जाइए, सर्च कीजिए, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द आंसर। जो हो सकता है हम लोगों को भी ना पता हो, है ना। तो इन वाक्यों के साथ अब आपका कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ही प्रश्न बनाऊँ क्या? कई बार ऐसा भी होता है, इंटरव्यू करने वाले आते हैं तो कहते सर क्वेश्चन बना दीजिए, पहले हमको बता दीजिए क्या पूछना है। तो वैसा है सिचुएशन में, आप लोगों को कुछ 5 आदमी खड़ा करूँ, उनको बता दूँ ये पूछ ले तो ये पूछ ले, और फिर हमारे जो दुर्गेश से बोले ये वाला क्वेश्चन मिलता है। हाँ, हो जाएगा एक आध क्वेश्चन। मैडम आप तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ बहुत ध्यान से सुना आपने मेरा लेक्चर। कोई क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे पूछना नहीं, कई बार कंसंट्रेशन अपना बढ़ जाता है, हाँ तो उस कंसंट्रेशन को कैसे बनाए? वाह, देखिए ये हुई ना बात। अब मान लीजिए मैं आपको न बोलता तो ये प्रश्न आपका सारी उम्र आपके अंदर पड़ा रहता। तो कम से कम पूछिए, पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको मैं बधाई देता हूँ। ये प्रश्न बहुतों का है, इसलिए आपको बताया कि आपने बहुत कॉमन जो है सबके लाभ का है, उसको बताता हूँ कि कैसे करना है। और जो हिल डुल रहा है वो एकदम शांत हो जाए। जो हिल डुल रहा है वो भी इसीलिए हिल डुल रहा है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा है। मोहनलाल जी ने कहा नहीं भी 40 मिनट जो है उसी तरह से ताकता रहता था बोर्ड में, मेरे बारे में। तो ये सही कहा इन्होंने, बिल्कुल एकाग्रता ऐसी कहते हैं। एक कहानी द्रोणाचार्य और अर्जुन की आपने सुनी हुई है ना, वो नहीं बताऊंगा। खाली जो आपका लक्ष्य है वही होना चाहिए, इतनी एकाग्रता होनी चाहिए, है ना, एकदम मिशन के साथ। और आपको जो काम करना है उसमें इतनी एकाग्रता होनी चाहिए। और जब नहीं बन रही है, एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, अब क्या करें, है ना। बिल्कुल सवाल बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है ना, नेचुरल सवाल है कि सर मेरी एकाग्रता नहीं बन रही है। तो देखिए वहाँ आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना है ना। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि आप अपने से ही सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं बन रही है, क्या मेरे शरीर में कोई दोष है, मैंने हो सकता है मुझे नेचुरल कॉल लिए जाना हो, मैं चटपट कर रहा हूँ, है ना। उस समय आपकी कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी। बाहर का कोई वेरिएबल है, जैसे वो हल्ला बहुत हो रहा है, माइक बज रहा है ना, ये कोई गाना गा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है,
आपका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। क्लासरूम में मैं समझता हूँ इस तरह के जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग कंट्रोल में रखते हैं। टीचर भी कई बार बात को हल्ला करके गुजरता है तो बुलाते हैं ना कि भाई क्या है डिसिप्लिन है, अलग करके क्यों जा रहे हो, शांति से जाओ, है ना। तो हम लोग मेंटेन करते हैं। तो जो एक्सटर्नल हमारे वेरिएबल्स हैं, जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हैं, उनको तो हम कंट्रोल कर लिए। अब रहा इंटरनल, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। तो उसमें जो आप बॉडी से फीडबैक लेंगे, भूख लगी है, कोई नेचुरल पॉइंट है, कोई और समस्या है, कहीं दर्द हो रहा है ना। जाहिर है मान लीजिए ना तो मुझे दर्द कर कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनेगा, तो दर्द खींच ले रही है अपनी तरफ, है ना। तो वो स्थिति जो है उसको ठीक करने के लिए क्या है कि आप उसका ध्यान रखेंगे कि किसकी वजह से हो रहा है। अब एक सरल तरीका जो योग ने बताया, है ना। तो योग क्या कहता है, योग का चित्त वृत्ति निरोधक, ठीक है। मैं पतंजलि के सूत्र को आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको सीधी बात बताऊँगा कि बिल्कुल जहाँ पर आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, ये माइंड जो है यही कंसंट्रेट करना होता है, ठीक है ना। और माइंड की ये आदत है कि ये माइंड का स्वभाव क्या है, चंचल होता है ना। मन जो है वो चंचल होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी आपके घर पहुँच गया, कभी दिल्ली पहुँच गया। तो इसकी गति जो है बहुत तेज होती है, मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, फिजिक्स वाली बताया। तो इससे भी ज़्यादा तेज मन जो है वो काम करता है। अब उसको क्या करना होगा, आपको ट्रेन करना, ठीक है ना। माइंड को ट्रेन करना होगा। माइंड को ट्रेन करने की पद्धति आपको बताई गई है, योगा। और भी उससे एक सरल पद्धति है जो भगवान बुद्ध ने बताई है, वो ये है कि आप अपनी श्वास का समझते ब्रीदिंग, ब्रीथ को थोड़ा सा देखिएगा। जब आपका माइंड मिलते हो ब्रीदिंग को आप देखिएगा, किस नॉस्ट्रिल से आ रहा है और किस नॉस्ट्रिल से जा रहा है। बस जैसे ही आपने करना शुरू किया ना, आपका मन जहाँ भी होगा, है ना, चाहे वो ब्रह्मलोक में भी गया हुआ, लेकिन सांस की बात आएगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। ये मन का सबसे अच्छा धागा है। मन को खींचना है, आप अपने श्वास को एक बार अपनी निगाह में, अपने सुपरविजन में ले आइए कि वो सांस कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और आपका शुभ नाम क्या हुआ है? अतीहा। अच्छा, देवी अतीहा, है ना। मैं इस तरह कहता हूँ कि जब भी ऐसा लगे आप तुरंत जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए, है ना। और तुरंत आपका जो है कंसंट्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अभ्यास करके देखिएगा और फिर अगर सचमुच में काम कर जाए तो मुझे मन ही मन आशीर्वाद दे दीजिए, आपका बताया हुआ काम करेगा। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ आपसे दो प्रश्न। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। पहला कि बम्पर है। ठीक बताइए। परीक्षा में पास करते हुए हाँ, नहीं सही, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, परीक्षा में पास करते हुए और दूसरा लाइफ की हर एक परीक्षा में कैसे पास करें? बहुत अच्छी, मैंने इन्होंने बैठ जाइए, बहुत अच्छी सवाल है। परीक्षा दे रहे हैं, है ना। ये परीक्षा जो है, ये तो मामूली परीक्षा, जो जीवन की परीक्षाएं होती हैं वो दरअसल बड़ी मुश्किल होती है, चुनौती भरी होती है ना। तो जीवन की परीक्षाओं में कैसे पास करें, और जो यहाँ की लोकल परीक्षाएं, स्कूली परीक्षाएं या फिर शैक्षणिक परीक्षाएं जो हमारे कोर्स मटेरियल से संबंधित हैं, उनमें कैसे पास करें, है ना। तो देखिए, पहला वाला तो बहुत ही सरल है। मुझे एक लाइन याद आती है, हमारे काफी प्रसाद जी से वो कहा करते थे, महाजने यन गता से पंथा, मतलब जिस पथ से हमारे साथ वाले चल रहे हैं और पास हो रहे हैं, आप उसी पथ को फॉलो करिए सर, है ना। अच्छा,
उसे मान लीजिए उसको आप नहीं देखना चाहते हैं, नहीं सर हम उसको किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने ही करते हैं, तो ठीक है, पुराने पेपर्स ले लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। और अपनी मदद से, जब आप अपनी मदद से कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोकेगी। तब तो आपको पास करना कौन बड़ी बात है ना। हमने तो ऐसे ऐसे एग्जाम पास किए जिसको कुछ पढ़ा ही नहीं, समझे। कई बार मैंने देखा सर कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है ना उसी में आंसर दिए होते हैं। ये भी बड़ी तो एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर रिलेटेड है और दूसरे चैप्टर से पूछा गया है तो पहले चैप्टर का आंसर है। तो खैर ये निगाह आपको आ जाएगी जब आप सॉल्व करने लगेंगे खुद, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो सारा कुछ जुड़ा हुआ है और पास करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और रहा जो सच्ची परीक्षा होती है उसमें तो भाई सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो जो आपके ईमान समझते हैं ना, है ना, जो आपके ऑनेस्टी को ललकार दे, वो असली परीक्षा होती है और उसमें बहुत लोग फेल कर जाते हैं। प्रेमचंद की कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, नमक का दरोगा। अब उसी से आप ले लीजिए, तो जीवन की ऐसी परीक्षा है ना आपको पास करनी है। तो ऐसे अब आप होनहार हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं और आपसे क्या छुपाना है कि आपको जीवन में ऐसी परीक्षाएं देनी होंगी, वहाँ भ्रष्ट आचरण को हमेशा हटाना है। आपको बहुत सारे नोट मिल जाए उसके लिए आप अपना ईमान मत देख दीजिएगा, अपनी जो सत्यता है, अपनी जो सत्यवादिता है, अपना जो चरित्र है ना, तो सच्चरित्रता है उसको नहीं जागना, उस एग्ज़ाम में पास होना है ना। दुर्भाग्य से कहिए कि अब हमारा बहुत सा समाज जो है इसी तरह से भ्रष्ट परीक्षा जो है में होता है। देख रहे हैं आप फेल कर रहे हैं, मिनिस्टर्स फेल कर रहे हैं, है ना, उनसे कभी उम्मीद नहीं की थी वैसा कर रहे हैं, तो वो अपनी जीवन की परीक्षा फेल कर रहे हैं। आपको वो परीक्षा फेल नहीं करनी है ना। हम भारतीय हैं, हमने हमारी संस्कृति है, उसको लेकर के हमें जो ईमानदारी है हमने उसको उस परीक्षा में पास होना है, तभी आपका जीवन इस देश को बदल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगर कोई प्रश्न हो, इतने अच्छे प्रश्न देखिए दोनों ने, हाँ बताएं एक एक करके, हाँ आप बताएं। सेल्फ कौन को सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, यही प्रश्न है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ना। तो ये तो बहुत साधारण प्रश्न इसलिए कहूँगा कि बचपन से ही हम लोगों को वो शिक्षा मिलती है। कैसे माँ हमें सिखाती है, पर बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, फिर उठ जाता है ना, फिर चलने लगता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, तो उसमें धीरे धीरे अब वो चल के चलने लगता है, कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। बीमार हालत में अब मेरे भाई साहब नहीं चल पाते, बाहर नहीं जाने का, क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि हम अपने जो मन है, मन में वो संकल्प शक्ति ले आए, है ना। संकल्प विल पावर, जब विल पावर आ जाता है तो क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। आप ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं आपको मिलेंगे, जो ओलंपिक्स में भी देखिए दोनों टांगें बेकार हो गई, है ना। ऐसे आप यूट्यूब पर जाएंगे आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जिन लोगों ने सेल्फ कॉन्फिडेंस विल पावर की मदद से फिर वो हासिल की, है ना, जिनकी दुनिया कहती थी कि वो नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि सरल तरीका सबसे अच्छा है कि आप अपने विल को मजबूत करें। विल कब मजबूत होगा, जब आपका माइंड एकाग्र होगा। वो कब एकाग्र होगा, जब आपने सांस को देखना शुरू करेंगे, है ना। तो सांस को देखिए, धीरे धीरे उसका लाभ मिलने लगेगा और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। पीछे से एक सवाल था, हाँ अच्छा बीच से आ गया। सर मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 11th में मैथ्स सीखा। बहुत अच्छा। पर 10th के बाद में मेरा मैथ्स का मार्क्स बहुत कम हुआ। ठीक है मैं प्रैक्टिस भी करती जी, बहुत अच्छा। तो मैथ्स के लिए तो अभी मैं बताऊं, पिछले दिनों एक हमारे मित्र ने क्या किया, कहा कि अच्छा 4 डिजिट का तुम मुझे एक नंबर बताओ,
मैंने उसको बोल दिया 3579। अब उसने कहा ठीक है। अब अगले पेज पर उसने छुपा करके एक नंबर लिख दिया। फिर उसने कहा कि एक नंबर बताएं 4 डिजिट का। मैंने बता दिया। उसके बाद उसने एक नंबर लिखा। फिर मैंने कहा एक नंबर बताइए। वो फिर उसके बाद उसने एक नंबर लिखा और जोड़ दिया। इसका जोड़िए, जोड़ करके वही आंसर था जो उस बंदे ने लिखा हुआ था। तो मैथ्स की आप बात करते हैं तो मुझे सचमुच में मतलब कई बार तो अपने आप पर आते हैं तो मुझे ये चीज़ अब मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ उसको तब से। और मैथ्स आदमी था जो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करता था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड को लेता कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करो। तो आपको वही करना हो जब आपका इंटरेस्ट बहुत था, जब आप 10वीं में है ना, उससे पहले आपका मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद अचानक इंटरेस्ट डाउन हुआ। उसका कारण क्या था कि आपने मैथ्स में वो आनंद प्राप्त करना छोड़ दिया। मैथ्स तो एक साधना है, मैथमेटिक्स क्या करता है और कुछ कर या मत कर, पहली पौड़ी पाठ करने की जरूरत नहीं है, मूल मंत्र करने की जरूरत नहीं। 5 सवाल निकालते मुझे सुबह सुबह। तो इसका महत्व इतना ज़्यादा है। मैथ्स तो एक साधना है, सुबह उठ के 5 सवाल, ठीक है, खाली पेट, ये प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, बस आपका ठीक हो जाएगा। वो मैं घटना बताता हूँ तब आप उसमें को रिलेट कर पाएंगे। हुआ ये कि जो हमारे बिहार में भिक्षु होते हैं, आपको मालूम है, मंक्स होते हैं, मंक्स सुबह उठ के साधना करते हैं। तो एक क्या होता था कि मुर्गा था जो सुबह सुबह उनको उठा देता था, ठीक है। अब वो उठाता था, बच्चे उठते थे, ये मंक उठकर करके साधना करें या जो पढ़ाई लिखाई होती है वो करते थे, ठीक है। फिर उनका एक नियम बना हुआ था, उस समय आपको जाना है, स्नान पानी करना है या पूजा पाठ करना है, जो उनका शेड्यूल बना हुआ था उस तरह से करते थे। अब अचानक क्या हो कि वो मुर्गा दुर्भाग्यवश मर गया। तो एक भिक्षु गया, वो जब भिक्षाटन के लिए उसने देखा एक मुर्गा है लेकिन वो श्मशान का मुर्गा था, तो वो वहाँ से उसको ले आया। और वो मुर्गा क्या करे कि रात बिरात बोल दे, 2 बजे बांग दे दिया। अब 2 बजे उठ गया, उस समय घड़ियाँ होती नहीं थी, 2 बजे उठ के इसी से उठते थे, उनका नियम बना हुआ था। उठ करके वो अपना जो उनका रूटीन था वो कर रहे थे। अब वो क्या पा रहे हैं कि वो ऊँग रहे हैं, जब क्लास हो रही है तो ऊँग रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले उठा दिया। सारा शेड्यूल जो है वो इसलिए गड़बड़ा हो रहा है क्योंकि अब टाइम जो है उनका पूरा मिसमैच हो गया, ठीक है, मिसमैच हो गया। अब उसमें कोई जो भिक्षु है वो रात को ही पढ़ना उठ गया है, उठ करके रात को ही जो मंत्र पढ़ने होते वो पढ़ना शुरू कर दिया, उससे बाकी लोग डिस्टर्ब हो गए। अब समझ रहे? तो यानी कहने का मतलब कि मूल समस्या थी वो मुर्गे के बांग, लेकिन वो पूरी अव्यवस्था क्रिएट कर दी जिससे और लोगों को टाइम मैनेज करना मुश्किल हो गया, है ना। शायद आपकी समस्या इससे मेल खाती हो, तो उसका क्या निदान दिया गया वहाँ पर कि भाई मुर्गा बदल दीजिए। आप कौन सी अलार्म घड़ी यूज़ करते हैं? ये मैंने इसलिए पूछा कि अगर मुर्गे वाली समस्या है तो बहुत आसानी से एक अच्छी अलार्म घड़ी ले लीजिए जो आपको सही समय पर जगा दे, है ना, और आप अपना शेड्यूल फॉलो कर सकें। बाकी होता क्या है कि मान लीजिए कहीं हम ज़्यादा वक्त लगा देते हैं, है ना, ध्यान चाहूँगा, कहीं हम लोग ज़्यादा वक्त लगा देते हैं, 15 मिनट में काम खत्म करना है, लेकिन हमने गपबाजी में लगा दिए और वो रह गया काम, है ना। वो फिर उसमें क्या हुआ कि बाकी लोग तो कंप्लीट कर लिए, मेरे 30 मिनट लग गए, तो 15 मिनट उधर चले गए। इस तरह से करके एक नियम फिर वो बताया गया कि भाई आप अपना लिखिए कि कितने बजे से इतने बजे तक ये काम किया। इसको डायरी लेखन भी कहते हैं। घर जाकर के आप मान लीजिए 10 मिनट लगाइए कि भाई इतने से बजे से हमने इतना ये काम किया, इतने बजे से इतना ये काम किया, और आप देखिएगा कि ये आपका डेटा बन जाएगा। और स्टेटिस्टिक्स तो आपने पढ़ी है आप लोगों ने, स्टेटिस्टिक्स आपको भी स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज होगा, तो थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स उसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें निकालेंगे क्या, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन निकाल करके उसमें आप
उसका विश्लेषण करें कि कहाँ पर ज़्यादा डेविएशन है और उसका कारण क्या था उस दिन। तो आपको डेटा मिल जाएगा ना कि यहाँ पर हमारा इतना टाइम लगा, उसका कारण ये। तो हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे अपने प्लांट प्रोडक्शन में कई बार ऐसा होता था। अब उसमें क्या है कि होते खैर आप लोग की जानकारी के लिए एक लॉग शीट होती है, उसको कहते हैं लॉग शीट। उसमें हर घंटे का आपको लिखना पड़ता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने लॉसेस हुए, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, ये डेटा आपको देना पड़ता है। और ये डाटा इसीलिए काम में आता है ताकि उसका विश्लेषण कर हम ये पता लगा सकें कि कहाँ पर क्या त्रुटि हुई। ठीक है, साइंस वाले हो इसलिए बता रहा हूँ, आर्ट्स वालों को मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो काम है ये हम लोग बहुत साइंटिफिकली करते हैं और स्टेटिस्टिक्स का तो भरपूर उपयोग करते हैं। मैं अभी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्ध जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात करते हैं। क्या भाई साहब, बुद्ध स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, 2000 साल पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हो आप लोग को। अब ये बाहर से आया मिस्टर है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लोगों ने बहुत पहले इस विद्या को सीख लिया हुआ, इसलिए आप घबराइए बिल्कुल मत, खाली आपको उसको देखना है। तो जातक कथाओं में इसकी भी कथा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है वो फिर मैं कभी सुनाऊंगा। और आज समय जो है अतिक्रमण कर रहा हूँ, मुझे मालूम है टिफिन ब्रेक का हाँ, इसलिए अब तुम लोग अच्छा आप लोग के जो ब्रेक का टिफिन ब्रेक भी हो गया होगा, इसलिए आप आनंद लें भोजन का और सवालों का भी हम सिलसिला यहाँ समाप्त करते हैं। इनके बारे में कुछ नहीं बोले, मौका दिया हम लोग को आने का। हाँ, अरे नहीं ठीक है सर, नहीं चलिए दो शब्द बोलिए, दो शब्द बोलिए बताइए। आपके आने के पहले ही मैं सर का धन्यवाद कर चुका था, लेकिन उपसंहार के रूप में आप इस हमारे केंद्रीय विद्यालय का जो जहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है और जहाँ हमारे अभी पांडे सर ने डॉक्टर आर.के. पांडे का उनका हृदय से, उसको कहते हैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया है। और मेरे मन में यही भावना थी बार बार कि भाई पूरा सामूहिक ऑडिटोरियम होता, मैं सारे बच्चों को बताता है ना, सारे बच्चों को बताता, और वो दिन मेरे लिए बड़ा आनंद का होगा। वो दिन भी आएगा, यहाँ ऑडिटोरियम बनेगा और मैं अगर नहीं आया तो आप लोगों में से कोई व्यक्ति मेरी तरह आएगा, वो बताएगा, है ना, ये जरूरी है, ये आपके दायित्व में आ जाता है। तो पुनः धन्यवाद करते हुए आप सबका सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी हमारे स्कूल में आए और हम सबको जागरूक किया। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी आए और अपने अपने जीवन के अनमोल सिचुएशंस को हमारे सामने रखा। और हम सब आपसे वादा भी करेंगे कि आपने हमें जो भी चीज़ें बताई हम सब उनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा मोल रहेगा। हम आप सबसे यही अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ आप नेक्स्ट ईयर भी हमारे स्कूल में आएँ और हमारे बाद भी जो बैचेस आएंगे केवी पानागढ़ में, आप उनको भी ऐसे ही उजागर करें। और इसी के साथ धन्यवाद।